वेलकम बैक टू माय चैनल मेथडोलॉजी मैथ्स विद प्रतीक ग्रोवर। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना सब्सक्राइब। किसका वेट कर रहे हो? आपको भी तो पता है कि मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ऐसे थोड़ी मिस करने दूंगा आपको मैं। चलो जल्दी सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को दबाओ और तुरंत हम बढ़ते हैं आज की वीडियो पे। तो बच्चों आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 4 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का। हमने एक्सरसाइज 4.1 4.2 कर ली थी। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, अब 4.3 एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? हमको सॉल्यूशंस तो निकालने हैं इक्वेशंस के, बट साथ साथ में उसको रिप्रेजेंट भी करना है ऑन द ग्राफ। अब हम ग्राफ पे प्लॉट करना सीखेंगे 4.3 के। बट हम हर एक सम क्यों करें? कुछ सम तो हम खुद करना चाहेंगे, आप खुद करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस मिलनी चाहिए। हम यहाँ पे करेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज में सिर्फ 4 हैं। तो वो 4 सम सीख लीजिए और याद रखिए आपके पास अभी ग्राफ बुक होनी चाहिए। ग्राफ बुक नहीं है तो प्लॉट नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है आपको आंसर पता ही ना चले कि राइट आया है कि रॉन्ग आया है। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, उसमें क्या बोला हुआ है? एक टैक्सी वाला अपने फेयर को डिफाइन कर रहा है कि वो बता रहा है कि वो कितने फेयर लेगा। अब हमको भी पता है कि हम अगर कोई ऑटो वाला या टैक्सी वाला अगर बैठते हैं तो उनका एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है कि अगर आप बैठ के उतर गए तो भी आपको कॉस्ट देना है, और एक मिनिमम डिस्टेंस तक आप चले गए तो आपको वो कॉस्ट देना है, अगर आपने उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया हो कि ना किया हो। सेम ऐसा ही है कि पहले किलोमीटर के लिए उसने 8 रुपीज़ का अपना कॉस्ट दे दिया है कि आप 1 किलोमीटर तक ट्रैवल कीजिए, 8 रुपये लगेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर हर एक किलोमीटर पर आपको 5-5 रुपये देने हैं। इस सिचुएशन की हमको एक इक्वेशन जनरेट करनी है। क्यों इक्वेशन जनरेट करनी है? क्योंकि हमको नहीं पता कि कौन सा ट्रैवलर कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगा। तो अगर हमको कोई भी अनजान आदमी आके पूछे कि भाई 15 किलोमीटर का कितना चार्ज होगा, तो कैसे बताओगे? आप एक एक कैलकुलेट तो नहीं करोगे। चलो 15 किलोमीटर छोड़ो, अगर वो 50 किलोमीटर का रेट पूछे तो कैसे आंसर दोगे? तो अगर हमने एक इक्वेशन बना ली और हमको पता हो कि उस इक्वेशन के अंदर सिर्फ वैल्यूज डालने से हमको आंसर मिल जाए तो कितना सिंपल हो जाए मेरे दोस्तों। सही है? तो अगर हम x को अपना टोटल डिस्टेंस लेते हैं और y को टोटल कॉस्ट लेते हैं कि भाई जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस हिसाब से उसकी टोटल कॉस्ट आई y। अब x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो कॉस्ट कितना होगा? तो उसका कॉस्ट कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस है x। अब पहले 1 किलोमीटर के लिए सपोज ये हमारा 1 किलोमीटर है, इस 1 किलोमीटर के लिए कॉस्ट हमको पता है दैट इज 8 रुपीज। बाकी कितना किलोमीटर बच गया? बाकी टोटल x में से 1 किलोमीटर निकल गया तो बाकी x - 1 किलोमीटर बच गया। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर ट्रैवल किया है और उस टोटल डिस्टेंस का फेयर अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले किलोमीटर का 8 रुपए है और जो बाकी बच गया किलोमीटर है उसके हर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपए है। तो अगर पर किलोमीटर मतलब बाकी बचे डिस्टेंस का 5 रुपए पर किलोमीटर है तो टोटल बचे कितने किलोमीटर है? x - 1, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय x - 1 ये इतने डिस्टेंस का फेयर होगा। 1 किलोमीटर का 5 रुपए है जो रिमेनिंग किलोमीटर्स है, और रिमेनिंग कितने किलोमीटर्स बचे हैं? x - 1 किलोमीटर्स। तो टोटल फेयर इतने डिस्टेंस का क्या होगा? 5 × x - 1। अब ये पहले किलोमीटर का फेयर और ये रिमेनिंग किलोमीटर का फेयर, इसको ऐड करोगे तो टोटल फेयर मिल जाएगा। कंसेप्ट समझ आया? अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है हमारे आंसर में। लेट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी इक्वल्स टू x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इक्वल्स टू ₹y। अब पहले किलोमीटर का 8 रुपए है तो कॉस्ट फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल्स टू ₹8। देयरफॉर 1 किलोमीटर का हम निकाल चुके हैं, अब कितने किलोमीटर्स का निकालना बाकी है रेट? रिमेनिंग किलोमीटर्स पहले निकाल लेते हैं, रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मेरा मतलब है रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है? x - 1 किलोमीटर, क्योंकि अब 1 किलोमीटर को तो निकाल चुके हो, बाकी और कितने किलोमीटर का कॉस्ट निकालना बाकी है? वो है x - 1 किलोमीटर। कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ
रिमेनिंग डिस्टेंस, हर एक किलोमीटर का कितना कॉस्ट दिया हुआ था, 5 रुपीज। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टोटल रिमेनिंग डिस्टेंस, कॉस्ट ऑफ टोटल रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। ये समझ आया आपको? 1 किलोमीटर का 5 रुपए है और बाकी बचे किलोमीटर कितने हैं, x माइनस 1। तो कितना टोटल कॉस्ट बच गया, 5 इंटू x माइनस 1। देयरफॉर टोटल फेयर मतलब पहले 1 किलोमीटर का फेयर दैट इज 8 रुपीज और रिमेनिंग किलोमीटर्स का फेयर दैट इज 5 इंटू x माइनस 1। यहां पे x कुछ भी हो सकता है, ये x2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कितने भी किलोमीटर हो सकते हैं, बट टोटल कॉस्ट तो ऐसे ही निकलेगा। अब टोटल फेयर को हमने लिया है y, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 8 प्लस, यहां मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 5x, 5 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 5। ये भी और सॉल्व हो सकती है। y इक्वल्स टू, यहां पे देखिए 8 माइनस 5 दैट इज y इक्वल्स टू 3 प्लस 5x। ये आपको इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन से इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। सॉल्यूशन निकालना हमको आता है, हमने 4.2 एक्सरसाइज में देखा है। ऑलरेडी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिख रहा है, और मैंने बोला था कि हम 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। हमको यहाँ पे बोला नहीं गया कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, तो हम यहाँ पे 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 4 कॉलम और 2 रोज, ऊपर x नीचे y। अब x हमारा इंडिपेंडेंट है तो लेट x इक्वल्स टू 0। वैसे 0 लेना नहीं चाहिए क्योंकि डिस्टेंस 0 किलोमीटर नहीं हो सकता। लेट x इक्वल्स टू 3 किलोमीटर्स, तो y क्या आएगा, 3 प्लस 5 इंटू 3 दैट इज 3 प्लस 15 दैट इज 18 रुपीज। x इक्वल्स टू 4 किलोमीटर्स, तो y विल बी 3 प्लस 5 इंटू 4, 3 प्लस 20 दैट इज 23। और x इक्वल्स टू 5, तो y विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 5 इंटू 5 दैट इज 3 प्लस 25 इक्वल्स टू 28। सो हमको यहाँ पे 3 सॉल्यूशन मिले। जब x हमारा 3 था, y हमारा 18 था। जब x हमारा 4 था, y हमारा 23 था। और x जब हमारा 5 था, y हमारा 28 था। तो हमको जो 3 पॉइंट्स मिले, a इक्वल्स टू a 3,18, b 4,23 एंड c 5,28। अब हमको पता है कि ये तीनों पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम जब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन पे, हम उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ही यूज करेंगे। अब मेन है x एक्सिस और y एक्सिस पे स्केल लेना। अब x एक्सिस और y एक्सिस का स्केल अपने कन्वीनियंस से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अपने कन्वीनियंस से ले लिया है। मैंने x पे तो 1 2 3 4 ही रखा है, मतलब उसका 1 सेंटीमीटर मेरा 1 यूनिट है। बट y पे मैंने जानबूझ के 5 5 का गैप रखा है, 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25। अब इसकी प्लॉटिंग को मैं दिखाने के लिए थोड़ा जूम करूंगा। पहला पॉइंट 3,18 इस कार्टेशियन प्लेन पे कहां पर आएगा, वो दिख गया आपको। बी पॉइंट 4,23 कहां पर आएगा, वो भी दिख गया। सी 5,28 कहां पर आएगा, वो भी दिख गया। अब इन तीनों पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, आप देख सकते हैं। अब ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है कि जो वर्क डन होता है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। मतलब 3 चीजें इन्वॉल्व हैं, वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब इन 3 चीजों में से एक चीज को कांस्टेंट दिया हुआ है, वो कांस्टेंट है फोर्स, कि वो 5 यूनिट्स हैं। बाकी वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही हमको अननोन रखे गए हैं। तो क्या कहीं ना कहीं आपको यह समझ आ रहा है कि 3 चीजों में से अगर एक चीज को कांस्टेंट कर दिया जाए तो बाकी 2 चीजें हमारे लिए वेरिएबल हो जाती हैं। सिमिलरली यहां पे वर्क डन को मैं y ले लूंगा और डिस्प्लेसमेंट को मैं x ले लूंगा। ना सिर्फ इसी सम में, ऐसी बहुत सी टर्म्स हैं फिजिक्स में जहां पे 3 चीजें रिलेट होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, V इक्वल्स टू IR, यहाँ पे 3 चीजें हैं। या फिर दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ऐसी चीजें हमारे पास हैं जिसमें तीन तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं इक्वेशन में। अब उन तीन चीजों में से अगर एक चीज को कांस्टेंट कर दिया जाए तो बाकी दो वेरिएबल हो जाती हैं। तो इस सम को सिर्फ टेक्स्ट बुक के सम की तरह मत देखिएगा, एक जनरल सम की तरफ देखिएगा कि उस जनरल सम को कैसे सॉल्व करते हैं, जहां पे तीन चीजें रिलेटेड होती हैं और एक चीज को कांस्टेंट दे दिया जाता है। तो जो बाकी की दो चीजें बचती हैं उनको हम ले लेते हैं वेरिएबल। लेट वर्क डन बी इक्वल्स टू y units and displacement is equals to x units is equals to x is equals to x units. अब work done is given as force multiplied by displacement. अब वर्क डन हमारे लिए y है, फोर्स की वैल्यू दी हुई है 5 और डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए x है। बन गई हमारी इक्वेशन। ये पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन हमने बना ली। अब इसका सॉल्यूशन बनाना है कार्टेशियन प्लेन पे। तो सॉल्यूशन के लिए आपको पता है y आपका डिपेंडेंट है, x आपका इंडिपेंडेंट है। तो अगेन वी नीड 3 पॉइंट्स, तो 4 कॉलम्स। इफ x इज इक्वल्स टू, देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, जो चीज पॉसिबल है उसी को सब्स्टिट्यूट कीजिए, कोई भी मन धड़ंग नेगेटिव वैल्यू मत रख दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है इसमें नेगेटिव भी आ जाए, कोई इशू नहीं है, बट फिर भी x की वैल्यू हम 0 से चालू करें तो y विल बी इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट इज 0। इफ x इज इक्वल्स टू 1 तो y होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 5, और अगर x इक्वल्स टू 2 होगा तो y हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 10। तो जब x 0 था y 0, x 1 था y 5 था, x 2 था y 10 था। हमको 3 पॉइंट्स मिले, a 0,0, b 1,5, c 2,10। इन पॉइंट्स को जब हम प्लॉट करेंगे, आप देख सकते हैं कार्टेशियन प्लेन पे यहाँ पे हमने इसको प्लॉट किया है। अभी इसका क्वेश्चन अधूरा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, तो हम इसको प्लॉट करेंगे एक एक पॉइंट लेके। a 0,0, b 1,5 एंड c 2,10। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। अब क्वेश्चन जो आगे बढ़ता है वो क्या है कि व्हाट इज द वर्क डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 2 यूनिट्स। हमने डिस्प्लेसमेंट कहाँ लिया था, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे 2 कहाँ पर है उसको देखिए, और उस x एक्सिस के 2 से डॉटेड लाइन क्रिएट कीजिए, जो हमने ग्राफ पे आपको दिख रही है डॉटेड लाइन बनी हुई ग्राफ तक। ग्राफ का मतलब क्या होता है, जो लाइन बनी है उसको ग्राफ बोलते हैं, जो आपकी लाइन बन रही है उसको बोलते हैं ग्राफ। पूरे पेपर को ग्राफ पेपर बोलते हैं, और उसके ऊपर हम कंस्ट्रक्ट क्या करते हैं, ग्राफ। तो वो जो लाइन दिख रही है वो ग्राफ है, उसको बोलते हैं ग्राफ। अब x के 2 पॉइंट से हमने ग्राफ की तरफ एक डॉटेड लाइन क्रिएट की है, उसने जहां उस लाइन को टच किया उस पॉइंट से हम y की तरफ भी एक डॉटेड लाइन बनाएंगे, और वो y को जहां इंटरसेक्ट करेगा दैट इज योर आंसर फॉर वर्क डन। ओके, सिमिलरली व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 है मतलब जब x एक्सिस के ऊपर ग्राफ 0 कहां टच कर रहा है, x एक्सिस पे ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो उस वक्त वर्क डन क्या है, उस वक्त वर्क डन भी 0 है। तो ये दोनों आंसर आपको ग्राफ से स्टडी करने आ गए। ओके, वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम, दैट इज 7th सम। 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 फ्रेंड्स हैं यामिनी एंड फातिमा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपीज डिपॉजिट किए हैं। अब दोनों में से किसने कितने किए वो नहीं बताया, हो सकता है एक ने 1 रुपये किया, बाकी ने 99 रुपीज किए हो सकता है कि दोनों ने 50-50 किए हों, कुछ पता नहीं है, बट दोनों ने कंट्रीब्यूट करके 100 रुपीज डाले हैं। अब आपको इसी से इक्वेशन बनानी है और इसी का ग्राफ बनाना है। तो अगर मैं ये सोचूं कि यामिनी ने x रुपीज कंट्रीब्यूट किए और फातिमा ने y रुपीज कंट्रीब्यूट किए, लेट मनी कंट्रीब्यूटेड बाय यामिनी एंड फातिमा बी रुपीज x एंड रुपीज y रिस्पेक्टिवली। अब इक्वेशन है कि इन दोनों ने मिलकर 100 रुपीज डिपॉजिट किए थे,
तो वो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। इक्वेशन तो मिल गई। अब इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल को राइट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा। मैं y को लेके जा रहा हूँ, दोनों में से किसी को भी ले जा सकते हैं। तो x विल बी 100 माइनस वाई। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इससे हम पॉइंट्स निकालेंगे जो कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग प्लॉट करेंगे। तो हमको दिख रहा है y हमारा इंडिपेंडेंट है, x हमारा डिपेंडेंट है। तो हमारा पहले बॉक्स बनेगा। 3 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, तो 4 कॉलम 1 2 3 एंड 4, ऊपर x नीचे y। अब y हमारा इंडिपेंडेंट है, तो इफ y इज इक्वल्स टू 0 नहीं लिख सकते, 1 मत लिखिएगा, 2 मत लिखिएगा, 3 मत लिखिएगा, इतनी छोटी वैल्यूज मत लीजिएगा। क्यों इतनी छोटी वैल्यूज y के लिए लेने के लिए मना कर रहा हूँ? मतलब y नहीं, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए इस सम में अगर आप x को भी उधर लेके जाते तो भी मैं यही बोलता कि x की भी छोटी वैल्यूज मत सपोज कीजिए। द रीजन, अगर आपने y को 1 रुपी ले लिया यहाँ पे, तो x कितना आएगा? लॉजिकल 99 रुपीज आएगा, क्योंकि ऐड करके 100 आना चाहिए। तो आपको y एक्सिस पे 1 2 3 4 का गैप रखना पड़ेगा और x एक्सिस पे 10 20 30, और वो भी 99 पे आने वाला है। तो इस तरह कुछ वैल्यू दीजिए कि आपको ग्राफ बनाने में ईजी हो। तो हम y की वैल्यू लेते हैं पहले 50। इतनी बड़ी वैल्यू ले लो कि दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू आए, बहुत नियर बाय वैल्यूज आए, क्योंकि आंसर तो आपको एक लाइन ही बनानी है। तो अगर y 50 है तो x हो जाएगा 100 माइनस 50, दैट इज 50। y को ले लिया मैंने 60, अगर y 60 है तो x हो जाएगा 100 माइनस 60, दैट इज 40। और y को मैं 40 ले रहा हूं, तो y 40 है तो x हो जाएगा 100 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि y जब हमारा 50 था तो x हमारा 50, y जब हमारा 60 था x हमारा 40, और y जब 40 था x हमारा 60। 3 पॉइंट्स कौन से मिले? a 50, 50, b 40, 60, c 60, 40। अब इसको हम प्लॉट करेंगे अपने कार्टेशियन प्लेन पे। आप कार्टेशियन प्लेन देख सकते हैं, वापस से सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की जरूरत है मुझे। अब देखिए मैंने जो स्केल यूज किया है वो 1 का नहीं लिया है, वो मैंने 10 का लिया है। 10 20 30 40। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आंसर्स को इतना सिंपल कर दिया है। मैंने y को 50 मतलब 1 2 की वैल्यू नहीं रखी है, 10 के मल्टीपल्स रखे हैं, तो क्या ग्राफ बनाने में मेरे को ईजी हो जाएगा। इसलिए ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट सम था, आपको समझाने के लिए कि स्केल को हम ईजी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस 8th क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है? हमको 2 टेम्परेचर स्केल्स में कंपैरिजन दिया हुआ है, उनकी एक इक्वेशन दी हुई है, F फ़ारेनहाइट का और C सेल्सियस का। उसकी इक्वेशन उन्होंने दे दी। तो क्या इक्वेशन है दोस्तों? F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ये हमको इक्वेशन उन्होंने दी हुई है। और पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि इसको आपको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए कुछ तो y एक्सिस पे होना चाहिए और कुछ x एक्सिस पे होना चाहिए। तो इन्होंने ही सामने से बताया हुआ है, टेक फ़ारेनहाइट ऑन द y एक्सिस एंड C ऑन द x एक्सिस। तो अगर मेरे लिए C जो है वो x एक्सिस पे है डिग्री सेल्सियस, और डिग्री फ़ारेनहाइट मेरा y एक्सिस पे है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे फ्रेम कर सकता हूं, y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। इस क्वेश्चन को आपको प्लॉट करना है। ये पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है प्लॉट दिस। तो प्लॉट करने के लिए हमको भी पता है हमको मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, हमको 3 पॉइंट चाहिए, और इक्वेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो हमको दिख रहा है कि x हमारा इंडिपेंडेंट है, y हमारा डिपेंडेंट है। तो इसको अगर मैं ग्राफ में पुट करना चाहता हूं, आई नीड 3 वैल्यूज, मिनिमम 3, वैसे 2 भी चलता है आपको पता है। तो अगर मेरा इंडिपेंडेंट वैल्यू x को अगर मैं 0 लेता हूं तो मेरा y क्या होगा? दिस इज 9/5 इंटू 0 प्लस 32। ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 32 इज 32। नेक्स्ट वैल्यू, इफ x इज इक्वल टू 5, मैंने क्यों 5 लिया? यहां देखिए डिनोमिनेटर 5 है और ये फ्रैक्शन x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ये फ्रैक्शन x से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं x से कट जाना चाहिए। तो 5 की मल्टीपल लूंगा तो ये 5 से कट जाएगा। तो अगर मैंने x को 5 लिया
तो y मेरा आएगा 9/5 इंटू 5 प्लस 32, 5 कट जाएगा, दिस इज 9 प्लस 32 दैट इज 41। और थर्ड मैं x को ले रहा हूं -5, सेल्सियस है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम इसकी माइनस वैल्यू ले सकते हैं। देयरफॉर y विल बी 9/5 इंटू -5 प्लस 32, ये 5 कट -1 होगा, दिस इज -9 प्लस 32 दैट इज 23। तो हमने जो वैल्यूज ली उसको हम प्लॉट करेंगे, तो हम a, b और c तीन वैल्यूज चाहिए। 0 जब लिया था तो y आया था 32, x को जब 5 लिया y आया 41, और x को जब -5 लिया y आया 23। तो हमारा a पॉइंट हो गया 0,32, b पॉइंट हो गया 5,41 और c पॉइंट हो गया -5,23। इसके बेसिस पे आप प्लॉट कर लेंगे। बट ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड नहीं होता है, इस क्वेश्चन में फर्दर और क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस हैं। उस क्वेश्चन में क्या है, थियोरेटिकली आपको आंसर निकालना है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि यूजिंग ग्राफ फाइंड दिस आंसर, तो प्लीज ग्राफ से कुछ आंसर नहीं निकालना। अब जो भी दिया हुआ है उसको थियोरेटिकल आंसर निकालना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। सेकंड सब क्वेश्चन क्या है, मैं कैलकुलेशन के लिए एरिया यूज करने वाला हूं, तो मैं एक क्वेश्चन निकाल रहा हूं। जो सब क्वेश्चन आता रहेगा वो नीचे फ्लैश होता रहेगा और वो भी टाइम टू टाइम निकलता रहेगा। आपको बोला हुआ है कि डिग्री सेल्सियस 30 दिया हुआ है और उस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकालना है। तो डिग्री सेल्सियस मतलब आपको x दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा फ़ारेनहाइट आ जाएगा, मतलब हमारा y आ जाएगा। तो y होगा 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 1 5 6 9 इंटू 6 दैट इज 54 प्लस 32, आंसर विल बी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपकी वैल्यू आ गई। दिस इज आवर सेकेंड बिट। पहली बिट हमारा प्लॉटिंग था। थर्ड बिट पे आ जाते हैं। अब आप थर्ड बिट को आप नीचे देखिएगा, थर्ड बिट क्या लिखा हुआ है, यहां पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी हुई है, y दिया हुआ है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस निकालना है, मतलब x निकालना है। तो वही इक्वेशन में पुट करूंगा y इक्वल्स टू 9/5 वाली में, तो y 95 इक्वल्स टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। ये 32 इधर चला जाएगा, हमको x फाइंड करना है। 32 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 63 इक्वल्स टू 9/5 x। ये 9/5 इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 63 इंटू 5/9 इक्वल्स टू एक्स, 9 1 9 7 तो x इक्वल्स टू 35 डिग्री सेल्सियस। ये आपका थर्ड बिट भी हो गया। फोर्थ बिट में क्या पूछा है, क्वेश्चन देखिए। फोर्थ सब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब सेल्सियस 0 होगा तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, और जब फ़ारेनहाइट 0 होगा तो सेल्सियस क्या होगा। तो जब सेल्सियस 0 था तो फ़ारेनहाइट तो हमको मिल गया, तो ये वापस से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यही रहा। सेल्सियस को हमने 0 लिया हुआ है और फ़ारेनहाइट की वैल्यू आई हुई है। अगर आप ये भूल जाते हैं तो वापस से कैलकुलेट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। सो व्हेन x इज 0 डिग्री सेल्सियस तब y क्या आया था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जब y 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो x क्या है वो निकालना है। x कैसे निकालेंगे, वापस से हम उसी इक्वेशन डालेंगे, 0 इक्वल्स टू 9/5x प्लस 32। ये 32 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो -32 इक्वल्स टू 9/5x बच जाएगा। 9/5x इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा तो -32 इंटू 5/9 इक्वल्स टू x। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -17.78 डिग्री सेल्सियस। ये 17.7777 चलता जाएगा, उसको हमने सेकेंड डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ किया है, तो इसका आंसर आएगा 17.78 डिग्री सेल्सियस। फिफ्थ बिट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन शो करने की मेरे पास जगह नहीं बची है, तो जब हमने फर्स्ट टाइम पूरा क्वेश्चन दिखाया था उसमें से फिफ्थ बिट वापस से देख कर आप आइए और इसका आंसर भी देखिए। फिफ्थ बिट क्या कहता है कि क्या ऐसी कोई वैल्यू है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम हो, मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की सेम वैल्यू हो। अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, लेट x इज इक्वल्स टू y,
ये हमारा फिफ्थ बिट है। एक्स और वाई सेम होने चाहिए, एक्स और वाई सेम होने चाहिए इस इक्वेशन में, मतलब मैं यहाँ पे y के बदले x लिख सकता हूँ। तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल्स टू 9/5x प्लस 32। ये 9/5x को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा, तो x माइनस 9/5x इक्वल्स टू 32। टेकिंग LCM, दिस विल बी 5x माइनस 9x अपॉन 5 इक्वल्स टू 32। ये हो जाएगा माइनस 4/5x इक्वल्स टू 32। माइनस 4/5 इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x विल बी 32 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5/4, 4 1 जा 4 8 जा 8 इंटू माइनस 5, आंसर इज माइनस 40। x है इसलिए मैं डिग्री सेल्सियस लिख रहा हूं, बट x और y सेम है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम है, दैट इज माइनस 40, मतलब माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू minus 40 degree Fahrenheit. That's all for today, guys. We'll meet you soon in the next video. तब तक के लिए take care.